kids, welcome to grade 10 geography class. In today's class we are going to discuss chapter number 1 resources and development and today's session is session number 5. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा पहला चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का और आज का जो सेशन है वो है सेशन नंबर 5 और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स के बारे में. सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. तो सॉइल जो है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है जो हम लोगों ने बात करी थी अर्लियर सेशंस में. देयर आर सम रिसोर्सेज विच आर रिन्यूएबल, सम आर नॉट. सो सॉइल इज़ द renewable resource and that is the most important renewable resource. It is the medium of plant growth and supports different types of living organism on the earth. तो जो सॉइल है उसमें ही हम लोग सारे जो प्लांट्स लगाते हैं, जो ट्रीज हैं आप देखते हैं सब सॉइल में लगते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारे पेड़ पौधे ये सारी इन सब चीज़ों के लिए. एंड ऑल्सो देयर सम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वो भी सॉइल में रहते हैं. जब बारिश होती है तो बच्चों आप लोग देखते होंगे देयर आर अर्थवर्म्स दैट यू सी. तो इस सारी चीज़ों के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, प्लांट के लिए सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा रिसोर्स है. Soil is a living system और it takes millions of years to form soil up to a few centimeter in depth. तो कितना टाइम लगता है बच्चों सॉइल को एक फ्यू सेंटीमीटर बनने में? वो लगता है मिलियंस ऑफ ईयर्स. तो इट्स रिन्यूएबल बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम सॉइल को ज़रा सा भी फ्यू सेंटीमीटर बनने के लिए. और सॉइल के जो लेयर्स हैं वो बहुत होती है. यू कैन सी ऑल दीज 4 लेयर्स जो फिगर में आप देख सकते हैं. सबसे ऊपर जो रहता है दैट इज़ कॉल्ड टॉप सॉइल. Relief, parent rock or bedrock, climate, vegetation and other forms of life and time are important factors in the formation of soil. तो जो formation of soil है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो important रहती हैं. There are उनमें से some of the factors are relief factors, parent rock or bedrock, climate है and how is the vegetation. So these all are the things that affects the formation of soil. And then there are various forces of nature such as change in temperature जो होता है and actions of running water है, wind and glaciers हैं, activities of decomposers etc. contribute to the formation of soil. तो ये जो बहुत सारी ये सारे जो forces of nature हैं they also decide कि आपकी जो soil है वो कैसे होगी. So you will see when you are in one part of the country you will see different type of soil and when you go to different part of the country you will see कि बिल्कुल ही different type of soil होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्थ में जाएं तो आपको डिफरेंट टाइप की सॉइल दिखती है एंड अगर आप गोवा जाएं तो आप देखेंगे आपको बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप की सॉइल मिलेगी. सो ऑल दीज फैक्टर्स जो हम लोग बात कर रहे हैं, टेम्परेचर हैं, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर हैं एंड ऑल दीज थिंग्स जो हैं वो डिटरमिन करती हैं कि आपकी सॉइल कैसे होगी एंड दैट इज़ हाउ द सॉइल इज़ डिफरेंट. On the basis of the factors responsible for soil formation, color, thickness, texture, age, chemical and physical properties, the soils of India can be classified in different types. तो जो बेसिस हैं, जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए उस पर डिपेंड करता है व्हाट विल बी द कलर ऑफ द सॉइल, थिकनेस होगी एंड व्हाट विल बी द जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं. सॉइल कैन हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़. दैट्स वाई इट इज़ ईजी कि एक चीज़ आप नॉर्थ में ग्रो कर सकते हैं बस साउथ में वो ग्रो नहीं होगी, या फिर साउथ में एक चीज़ जो आप ग्रो कर सकते हैं दैट विल बी हार्ड टू ग्रो इन north. So these all factors are responsible for that and also based on how the color of the soil, the chemical properties and all that things जो thickness है उस पे based we have classified different types of soil in our country India. जो classification of soils है, India has varied relief features, landforms, climatic realms and vegetation types. तो इंडिया में बहुत सारे रिलीफ फीचर्स भी डिफरेंट हैं, लैंड फॉर्म्स डिफरेंट हैं, हमारा क्लाइमेट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अनदर पार्ट ऑफ द कंट्री एंड दीज हैव कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल. तो ये सारी जो चीज़ें हैं फैक्टर्स ये जो हैं उन्होंने वेरियस टाइप्स ऑफ जो सॉइल हैं जो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल मिलती हैं इट्स बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स जो हैं वो डेवलपमेंट में वो कंट्रीब्यूट करते हैं. दैट इज़ वाई द सॉइल्स आर डिफरेंट. नाउ बेस्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स जो सॉइल्स हैं हम लोगों ने उनको क्लासीफाई किया है
बेस्ड ऑन कलर एंड थिकनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उसमें जो फर्स्ट है क्लासिफिकेशन में, दैट इज एलुवियल सॉइल, एंड दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल। सो ये जो सॉइल है वो मोस्ट वाइडली स्प्रेड है हमारे कंट्री में, इफ वी सी, एंड द एंटायर जो नॉर्दर्न प्लेन है वो किसका बना है, वो एलुवियल सॉइल का बना है। तो नॉर्थ में अगर आप जाएंगे तो द सॉइल दैट यू सी दैट इज एलुवियल सॉइल, एंड देन आफ्टर दैट इट कम्स द ब्लैक सॉइल। These soils are black in color and are also known as rugged soils. तो ये जो सॉइल है वो उसका कलर क्या होता है, उसका कलर ब्लैक होता है। सो दैट इज वाई हम लोगों ने डिवाइड किया, एलुवियल से ब्लैक को आप डिवाइड करेंगे, बिकॉज दिस इज एकदम वो ये एकदम डिफरेंट है जो हमारा एलुवियल सॉइल है। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। तो ये जो ब्लैक सॉइल है वो कॉटन को उगाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है, एंड दैट इज वाई इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। एंड उसके बाद जो हम लोग देखेंगे दैट विल बी जो नेक्स्ट क्वालिफिकेशन है वो है रेड एंड येलो सॉइल का। रेड सॉइल्स डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स in areas of low rainfall in the eastern and southern parts of the Deccan Plateau. So now हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे low rainfall है, because of that, because we have discussed कि जो temperature है, जो rain है, these all factors are very important in the formation of soil. तो जहाँ पे low rainfall है वहाँ पे जो soil है और वो कहाँ पे है, ये ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू में। तो यहाँ की जो सॉइल है वो रेड सॉइल है या फिर येलो सॉइल मिलता है वहाँ पे। एंड देन आफ्टर दैट वी हैव द लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। तो ये जो सॉइल है वो काफ़ी कुछ ब्रिक के टाइप की होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेटराइट सॉइल। The laterite soil develops in areas with high temperature and heavy rainfall. So because of जो temperature है वो बहुत high है and also वहाँ पे heavy rainfall है, तो इससे जो इसका chemical composition है वो बिल्कुल different होगा जो आपके north में soil मिलेगा। तो that is why ये जो है एक brick की तरह होता है। This is the result of intense leaching due to heavy rain. तो intense leaching होती है जो हेवी रेन है एंड ऑल्सो जो टेम्परेचर है हाई उसकी वजह से, एंड दैट इज वाई इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर सॉइल, एंड दिस सॉइल इज लेटराइट सॉइल। सो दिस इज हाउ हम लोगों ने सॉइल को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ जो उनका कलर है एंड ऑल्सो जो भी वो टेम्परेचर में पाए जाते हैं, एंड ऑल्सो डिफरेंट आप लोग जो उसमें हम लोग खेती भी करते हैं। वी हैव सीन कि ब्लैक सॉइल में कॉटन ज़्यादा होता है, सो दैट्स हाउ ईच सॉइल इज डिफरेंट। एंड नाउ एरिड सॉइल्स होते हैं। एरिड सॉइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। सो दिस सॉइल इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर सॉइल। इनका जो रेंज ऑफ कलर है वो रेड टू ब्राउन है, एंड दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर। तो ये जो सॉइल है एरिड सॉइल वो मोस्टली सैंडी होते हैं नेचर में, जो बिल्कुल हम लोग देखेंगे कम्प्लीटली डिफरेंट है। जो एलुवियल सॉइल मिलते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है ये टेक्सचर, एंड इनका जो नेचर है वो सलाइन है नेचर में। सो ये जो सॉइल है उसके बाद हमारा आता है फॉरेस्ट सॉइल्स। These soils are found in the hilly and mountainous area where sufficient rain forests are available. तो ये जो फॉरेस्ट सॉइल्स हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ पे हिली एरिया है, जहाँ पे माउंटेन्स हैं, एंड जहाँ पे सफिशिएंट रेनफॉल है, फॉरेस्ट आर अवेलेबल, वहाँ पे होते हैं फॉरेस्ट सॉइल। द सॉइल्स टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट वेयर दे आर फाउंड। सो wherever दिस सॉइल इज फाउंड, वहाँ पे जिस तरीके का माउंटेन होगा एंड जो थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर एंड क्लाइमेट में डिफरेंस होगा तो ये भी थोड़ा वेरीड रहते हैं, इनका जो टेक्सचर होगा वो वेरीड होगा, एंड दीज आर ऑल फॉरेस्ट सॉइल्स। नाउ दीज वर ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल जो इंडिया में मिलते हैं। नाउ जो सॉइल इरोजन है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक फैक्टर है जो सॉइल इरोजन होता है, एंड ऑल्सो देन वी हैव टू कंजर्व द सॉइल बिकॉज हम लोगों को भी जो हमारा पूरा वेजिटेशन है दैट डिपेंड्स ऑन सॉइल। तो denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. तो soil erosion क्या है, जो soil का जो cover है उसका जो denudation होता है, and also
जो वॉशिंग डाउन ऑफ द सॉइल होता है, आप इफ़ यू सी, अगर कहीं पे आपने देखा होगा कि इफ़ यू हाँ लॉट ऑफ रेनफॉल, तो वहाँ पे जो सॉइल है आपको बहता हुआ दिखेगा. सो दैट इज़ वाई जो अपर लेयर ऑफ द सॉइल है वो पूरा वॉश अवे हो जाता है. सो ऑल दीज थिंग्स जो हैं वो इरोड करते हैं सॉइल के जो टॉप लेयर होता है उसको. The processes of soil formation and erosion goes on simultaneously and generally there is a balance between the two. तो जो process होता है soil formation का and also soil erosion का, that goes on simultaneously हो जाता है. soil formation भी होता है एक side से and then erosion होता है, तो वो they work hand in hand. तो उसका जो एक balance है वो बना रहता है. वो जो एक बैलेंस है वो अगर थोड़ा सा भी हटेगा देन वी गेट द सॉइल इरोजन. तो समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन है, ओवर ग्रेजिंग है, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग. तो ये जो हमारा जो सॉइल इरोजन होता है उसके जो फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल, वो फैक्टर्स हैं मोस्टली जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं. A lot of deforestation is happening. इतने सारे जो फॉरेस्ट हैं वो कट जाते हैं. You will see कि आजकल lot of high rise buildings are coming and वहाँ पे जो पहले plants होते थे, trees होते थे, वो कट कर दिए जाते हैं. So it's all because of we humans are doing all that. हम लोग deforestation कर रहे हैं. एंड ऑल्सो जो ओवर ग्रेजिंग होती है फील्ड्स की, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है. एंड ऑल्सो हम लोग वी ऑलरेडी डिस्कस की जो कंस्ट्रक्शन होता है, तो हम सारे फॉरेस्ट काट के एंड देन व्हाट वी डू, वी टेक अवे ऑल द ट्रीज, बिग ट्रीज, ओल्ड ट्रीज, एंड देन वी पुट some of the trees back, and वो भी it takes time for them to grow when we do any construction. So that is why that is very major factor जो soil erosion है उसके लिए. And also जो mining है, that is also very important factor for soil erosion. While natural forces like wind, glacier and water lead to soil erosion, the running water cuts through the callous soil and makes deep channels as gullies. तो जो नेचुरल फोर्सेस हैं उनसे सॉइल इरोजन होता है. जैसे विंड है, यू विल सी जो विंड आएगी तो बहुत ज़्यादा सॉइल विल उड़ता है, वो जो टॉप सॉइल होगा. ग्लेशियर्स है, वाटर है, जो वाटर बॉडीज़ हैं उनसे सॉइल इरोजन होता है. बट नेचर से जो होता है दैट कीप्स द बैलेंस. दैट वी डिस्कस्ड इन द अर्लियर जो स्लाइड थी, उसमें वी हैव सीन कि किस तरीके से नेचर जो है वो बैलेंस रखता है. द रनिंग वाटर कट्स थ्रू, जो बहुत ज़्यादा हार्ड रनिंग वाटर होगा एंड इट गोज थ्रू सेम चैनल से वो वाटर एवरी टाइम एंड एवरी डे व्हेन इट गोज, तो उससे वो क्या होता है कि एक डीप चैनल बना देता है. दैट यू कैन सी इन दिस पिक्चर की सॉइल में एक डीप चैनल बना देगा, तो इससे सॉइल इरोजन होगा एंड आसपास की जो सॉइल होगी दैट ऑल्सो कैन नॉट होल्ड ऑन टू द सॉइल बिकॉज वहाँ पे deep erosion हो जाता है because of the water. Sometimes water flows as a sheet over large areas down slope. In such areas, in such cases, the topsoil is washed away. तो sometimes क्या होता है कि water है जो एक वो शीट जैसा वो large जो areas होते हैं वहाँ पे slope में गिरता है and then because of that जो top soil होगा that will be washed away. तो we have seen कि soil has layers, but the top soil is the one जो water से वो erode बहुत जल्दी हो सकता है because it is the top one, it flows away first. तो ये जो water से जो flow होके जो ऊपर का sheet का top soil निकल जाता है that is known as sheet erosion. Soil erosion is also caused due to defective methods of farming. तो when we do defective methods of farming, उससे भी जो एक soil erosion है वो होगा if you are not using the proper way of doing the farming. जिस तरीके से plowing है, plowing in a wrong way, that is up and down the slope from channels for the quick flow of water leading to soil erosion. तो हम लोग जो खेती भी होगी and then if you are not plowing the field in a proper way and that will also going to lead to soil erosion. So these are all the factors which are responsible for soil erosion. Plowing along the contour lines can decelerate the flow of water from the slopes.
जो प्लॉइंग अलोंग द कॉन्टूर लाइंस जो होती हैं वहाँ पे व्हेन यू डू द प्लॉइंग वो डिसलरेट करता है फ्लो ऑफ वाटर स्लोप पे जाने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्टूर प्लॉइंग। तो इफ़ यू वांट टू जो हमारा सॉइल इरोजन है उसको आप रोकना चाहते हैं, सो दैट इज़ वन वे कि आप जो प्लॉइंग है वो कॉन्टूर प्लॉइंग करें, जिससे दैट इज़ वन वे कि आप सॉइल को इरोड होने से बचा सकते हैं। एंड देन स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस। तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे व्हेन यू गो ऑन माउंटेनस एरिया आप लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक टेरेस जैसा बना देते हैं, दे कट डाउन एंड दे मेक स्लोप्स आउट ऑफ इट। वो उससे क्या होता है, दैट कैन बी वो जो सॉइल इरोजन है उसके लिए वो उसको एक कट डाउन करेगा सॉइल इरोजन को। टेरेस कल्टिवेशन रिस्ट्रिक्ट्स इरोजन। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। सो टेरेस फार्मिंग इज़ वन थिंग जो सॉइल इरोजन से बचाता है। एंड देन टेरेस जो कल्टिवेशन है वो कहाँ पे मोस्टली है, वहाँ पे सेंट्रल हिमालयाज में, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज में सॉइल इरोजन से बचाने के लिए जो टेरेस फार्मिंग है दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। एंड प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स। तो जो ट्रीज हैं वी हैव डिस्कस की हाउ डिफॉरेस्टेशन से जो है हमारे यहाँ सॉइल इरोजन होता है। सो इफ़ वी आर प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज उससे वो सॉइल को इट होल्ड्स ऑन टू द सॉइल, सो दैट इज़ वाई प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। These shelter belts have contributed significantly to the stabilization of sand dunes and is stabilizing the desert in the western India. तो जो ये shelter belts हैं, the planting lines of trees हैं, उनको जो shelter belt बोलते हैं, shelter belts लगाने से what happens that it will contribute significantly, वो stabilization है जो sand dunes का वो करता है। So these are all the factors जो what we can do to conserve the soil because a lot of things that we are doing because of that soil erosion is happening, the topsoil is washing away, so we have to make sure as a human that we contribute to the जो soil conservation है उसके लिए हम लोग जो all the things that we can do we should do, and these are all the factors that we have discussed that we can do for soil conservation. So this is all for this session. Thank you.